साथियों नमस्कार, एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे NEP 2020, जिसमें हमने पढ़ा कि उसके आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। आज मैं NEP को लेकर के एक नए बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा, जिससे प्रश्न आने की संभावना नहीं, आएंगे ही आएंगे। और ये लाइन इस इलेक्ट्रिक बोर्ड से है जैसी की जैसी उठेगी आपके क्वेश्चन पेपर में। तो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि NEP जो 2020 है उसमें कुल कितने अध्याय है? 5 अध्याय है। कितने अध्याय है? 5 भागों में बांटी गई है, या कहे तो मुख्य अध्याय 5 है और इसके अनेक भाग, इसके मिनी अध्याय बनाए गए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कितने भाग हैं? 5 भाग है। और जो पहला भाग है, इसका जो फर्स्ट भाग है, वो किस नाम से लिया गया है? स्कूली शिक्षा। किस नाम से लिया गया है? स्कूली शिक्षा के नाम से। आज हम चर्चा करेंगे कि NEP 2020 में स्कूली शिक्षा का ढांचा कैसा होगा। पहले आपने पढ़ा होगा स्कूली शिक्षा का ढांचा 10+2। 10+2 का ढांचा था। अब वो ढांचा नहीं रहा है। स्कूली शिक्षा का ढांचा कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो NEP जो 2020 है, उसमें जो स्कूली शिक्षा का ढांचा लिया गया है वो 5+3+4 क्या लिया गया है? 4 लिया गया है। अब ध्यान देना, आज जो आप बार बार सुनते आ रहे हो 5+3+3+4, इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये वास्तव में है क्या। और इसका पोस्टमार्टम आपको सरल भाषा में केवल गोल गुरु एकेडमी पर ही मिलेगा, और इससे मानक शब्दावली आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान देना, एक एक चीज पर हम चर्चा करेंगे कि 5+3+3+4 पैटर्न क्या है स्कूली शिक्षा का। ये जो पैटर्न है वो किस में दिया गया है? NEP 2020 में। अब ध्यान देना, स्कूली शिक्षा के ढांचे में कितने पिलर बनाए गए हैं? 4। पहला 5 वर्ष का, दूसरा 3 वर्ष का, तीसरा फिर 3 वर्ष का, और अंतिम जो पिलर बनाया गया है वो कितने वर्ष का बनाया गया है? 4 वर्ष का। तो ध्यान देना, मैं इसको अगली स्लाइड में ले लेता हूं। जो 5 वर्ष का पहला जो पिलर है, 5 वर्ष का ढांचा, प्रथम 5 वर्ष, प्रथम 5 वर्ष, इसको NEP 2020 में बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। क्या बोला गया है? फाउंडेशनल स्टेज। और इसमें जो कक्षाएं शामिल की गई है या सम्मिलित की गई है या इंक्लूड की गई है, वो कक्षाएं कौन कौन सी है? ध्यान देना, अब जो NEP 2020 है वो किस कक्षा से प्रवेश देगी बालकों को? 3+4+5+6+7+। ध्यान देना, जो 3+ आयु वर्ग के बालक है वो कहां रहेंगे? नर्सरी में। कहां रहेंगे? नर्सरी में। जैसे ही 4+ वर्ग का आयु वर्ग का हो जाएगा बालक, तो वो कहां जाएगा? LKG में। कहां जाएगा? LKG में। जैसे ही बालक 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाएगा, वो कहां जाएगा? UKG में। फिर यदि आगे देखा जाए
तो यूकेजी के बाद में जैसे ही 6+ वर्ग का आ जाएगा तो कक्षा प्रथम में, और जैसे ही 7 साल से अधिक आयु का हो जाएगा बालक तो कहां जाएगा, द्वितीय कक्षा में। ध्यान देना। अब इसका मतलब यह है कि 3 से 4 साल का बालक है उसको प्रवेश कहां दिया जाएगा, नर्सरी कक्षा में। जो 4+ आयु वर्ग का बालक है उसको कहां दिया जाएगा, एलकेजी में। 4 से 5 वर्ष की आयु का बालक कहां रहेगा, एलकेजी में। 5 से 6 वर्ष की आयु का बालक कहां रहेगा, यूकेजी में। 6 से 7 वर्ष की आयु का बालक कहां रहे, किस कक्षा में रहेगा, प्रथम में। और 7 से 8 वर्ष की आयु का बालक कहां रहेगा, तो फाउंडेशनल स्टेज की जो आयु होगी वो 3 से 8 वर्ष तक होगी। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस आयु वर्ग के लिए, बालकों के लिए होगी फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कौन सी स्टेज होगी, आधारभूत या मूलभूत अवस्था या अवधि। इसमें अब ध्यान देना, नर्सरी एलकेजी का होगा लोअर किडर गार्टन, और इसका होगा यूकेजी का अपर किडर गार्टन। ध्यान देना, ये जो नर्सरी एलकेजी और यूकेजी है, अब ध्यान देना एक शब्द आया है किडर गार्टन, किडर गार्टन, इसकी यही चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये शिक्षण विधियों से संबंधित है। किडर गार्डन शब्द किसने दिया था, फ्रोबेल ने। किसने दिया था, फ्रोबेल ने। और फ्रोबेल ने 3 से 5-6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए क्या बनाए थे, बालोद्यान, या इसको बोलते हैं शिशोद्यान, शिशु ध्यान, शिशु उद्यान, या इसको क्या बोलेंगे, बालकों का बगीचा, बालकों का बगीचा, या इसको क्या बोलेंगे, बाल वाटिका। अब आपने सुना होगा कि बाल वाटिका शब्द बहुत बार आ रहा है। एनटीटी के जो कोर्सेज होते हैं ना, नर्सरी रनिंग के, वहां पर बाल वाटिका में टीचर लगेंगे, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। ध्यान देना, यहां पर कहने का मतलब क्या है, आपसे प्रश्न आएगा कि किडर गार्डन शब्द का अर्थ क्या है। तो किडर गार्डन शब्द का अर्थ है बालोद्यान, शिशोद्यान, या बालकों का बगीचा, या बाल वाटिका। तो यहां की जो शिक्षा है 3 से लगाकर के 6 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक है, उसको क्या कहा गया है, बाल वाटिका। सामान्य शब्द में क्या कहा गया है, बाल वाटिका, बाल वाटिका कहा गया सामान्य। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो प्रथम 3 वर्ष है, उसके लिए जो प्रथम 3 जो स्टेजेज है, इसके लिए जो शब्द काम में लिया गया है वो है ECCE। ये आपके अलग से सिलेबस में भी लगा हुआ है, SST में भी लगा हुआ है, मनोविज्ञान में भी लगा हुआ है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो ध्यान देना, अब ECCE प्लस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, वह सेकंड क्लास किस स्टेज में शामिल होगी, फाउंडेशनल स्टेज या मूलभूत स्टेज में शामिल होगी। इसको बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था व पूर्व बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, देखभाल व शिक्षा। और सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बाल वाटिका। तो बाल वाटिका क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बताया, क्योंकि ये शब्द है किडर गार्टन शब्द किसने दिया था, फ्रोबेल ने, जिसका अर्थ है बालोद्यान, शिशु उद्यान, या बालकों का बगीचा, या बाल वाटिका
कह सकते हैं। इसलिए इसको सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? बाल वाटिकाएं बोला जाता है, जिसमें एनटीटी के कोर्स होते हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं को ही लगाया जाता है। एनटीटी कोर्स में अधिकतर महिलाएं रुचि लेती है, क्योंकि महिलाओं का धैर्य क्या रहता है? बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से वो छोटे बालकों को पढ़ाने में अधिक सक्षम होती है। ये भी क्वेश्चन हमारे एसटीसी में आया हुआ है, जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम होता है ना, उसमें आया गया कि हम प्री बीएसटीसी में क्या नापते हैं? कि शिक्षण की अभिक्षमता नापते हैं कि एप्टीट्यूड है या नहीं। तो आपका सोच कैसी रहनी चाहिए? शिक्षक की भांति रहनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, 3+ से 6 वर्ष की आयु वाले बालकों की जो शिक्षा होगी उसको हम क्या कहेंगे? बाल वाटिका, या क्या कहेंगे? ECCE। तो फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होगी? बाल वाटिका की कक्षाएं, और कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय की कक्षाएं शामिल होगी। जो आधारभूत स्टेज है शिक्षा का, फाउंडेशनल स्टेज, यहां से शुरू होगी। पहले क्या होता था? 6 से शुरू होती थी, प्रथम में प्रवेश दिया जाता था। अब सरकार ने क्या बना लिए कि नर्सरी में हम क्या देंगे? बालकों का। और देने के पीछे भी कारण यह है कि मैंने क्या कहा था कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो सरकार की यह सोच है कि बालकों का जो मानसिक विकास है वो 6 वर्ष की आयु तक कितना हो जाता है? 85% हो जाता है। यदि 6 वर्ष के बाद में यदि बालक जाएगा कक्षाओं में, तो 85% तो मानसिक विकास उसका 6 वर्ष तक हो चुका है। तो अब 6 वर्ष के बाद में वो क्या सीखेगा? एक हमारा भी जमाना था, उस जमाने में हमें ABCD जो अंग्रेजी अल्फाबेट है वो कक्षा 6 में पढ़ाई जाती थी। तो हम कितने पीछे थे, और इस गैप को हमने किस तरीके से पूरा किया है? बहुत बड़े संघर्ष से पूरा किया हमने। आज अंग्रेजी में हम क्या बन गए? स्टीयरिंग के ड्राइवर बन गए हैं। सामान्यतः हम क्या बन गए? स्टीयरिंग के ड्राइवर बन गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आज बालकों को कक्षा ये 3+ आयु से ही क्यों पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 6 वर्ष की आयु तक तो बालकों के कितने मानसिक विकास हो जाता है? कुल मानसिक विकास का 85% मानसिक विकास हो चुका होता है। तो ध्यान देना, इसलिए सरकार ने क्या किए कि बालकों के सर्वांगीण या समग्र विकास के लिए क्या चुना है? इस स्टेज को चुना है। तो कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होगी फाउंडेशनल स्टेज में? बाल वाटिका की तीनों कक्षाएं, LKG, UKG और नर्सरी, कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय। किस से किस आयु वर्ग के बालक शामिल होंगे फाउंडेशनल स्टेज में? 3 से 8 आयु वर्ग के बालक शामिल होंगे। अब ध्यान देना, 2 के बाद में कक्षा किस में जाएगा? 3 में। 2 के बाद में किस में जाएगा? कक्षा 3 में। कक्षा 3 में जाएगा, और कक्षा 3 मतलब किस आयु वर्ग में हो जाएगा? 8+, 9+ और 10+। 7+ तक की बात हो चुकी थी हमारे। 8+, 9+, 10+। अब ध्यान देना, 8 से 9 वर्ष का बालक कक्षा 3 में कहां रहेगा? कक्षा 3 में। 9+ का आयु वर्ग का बालक कहां रहेगा? कक्षा 4 में, फोर्थ स्टैंडर्ड होगा, बालक होगा। और 10+ आयु वर्ग का बालक किस में होगा? कक्षा 5 में। ध्यान देना, इस स्टेज को बहुत ही अच्छा नाम दिया है, इसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में बोलें तो ये स्टेज होगी, इसको बोलेंगे सेकंड स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? सेकंड स्टेज। और इसको नाम दिया है प्रीपैरेटरी स्टेज। हिंदी में कहें तो इसको बोलेंगे प्रारंभिक या प्रस्तावित या शुरुआती अवस्था। अब इस स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होगी? कक्षा 3 से कक्षा
5, कक्षा 3 से कक्षा 5। और आयु वर्ग कौन सा होगा? आयु वर्ग कौन सा होगा? ध्यान देना, 8 से 11, 8 से 11 वर्ष के बालक इस स्टेज में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज कौन सी थी? फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बाल वाटिकाओं की कक्षाएं और उसके साथ में कक्षा 1 व कक्षा 2। अब जो दूसरी स्टेज है उसमें कक्षाएं 3 शामिल है, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। यदि मैं अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5। और कौन सी आयु वर्ग से? 8 से जो 9 वर्ष का बालक है वो कक्षा 3 में, 9 से 10 का बालक किस में रहेगा? कक्षा 4 में, और 10 से 11 का बालक किस में रहेगा? कक्षा 5 में रहेगा। और इस स्टेज को क्या बोला गया है? प्रीपेरेटरी स्टेज, या प्रारंभिक या प्रस्तावित या शुरुआती अवस्था। अब यहां पर सीखने के लिए तैयार है बालक। अब ध्यान देना, जो अगली स्टेज है एनईपी की, तो हमारा 2 कंप्लीट हो गई, 5 प्लस 3। अब अगली कौन सी है? 3 ईयर वाली। अब उसको देखते हैं हम। तो अगली स्टेज है स्टेज 3। स्कूली शिक्षा के ढांचे में जो तीसरी अवस्था है उसको बोला है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज या मध्य अवस्था। मध्य अवस्था, हिंदी में एक ही नाम है, मध्य अवस्था। ध्यान देना, यहां पर जो बालक आएगा, कितने साल तक हो गया? 11 तक हो गया। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 11 प्लस का बालक किस में आ जाएगा? कक्षा 6 में। 12 प्लस का बालक किस में आ जाएगा? कक्षा 7 में। और 13 प्लस का बालक किस में आ जाएगा? कक्षा 8 में। अब ध्यान देना, इस स्टेज में जो कक्षाएं शामिल होगी वो तो शामिल होगी 6 से लगा करके 8 तक। जो आयु वर्ग के बालक शामिल होंगे वो होंगे 11 से 14 वर्ष तक के। तो इस स्टेज को क्या बोला गया है? तीसरी अवस्था को क्या बोला गया है? मिडिल स्टेज या मध्य अवस्था। अब ध्यान देना, अगली जो अवस्था है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 3 हमने कंप्लीट कर ली। 5 वाली प्रारंभिक मूलभूत, दूसरी होगी आरंभिक या प्रारंभिक, तीसरी होगी मध्य स्टेज। अब जो अंतिम है उसको बोला गया है माध्यमिक अवस्था या सेकेंडरी स्टेज। अब इसमें जो बालक शामिल होंगे वो कौन कौन से शामिल होंगे? तो स्टेज 4 स्कूली ढांचा की कौन सी अवस्था? 4, ये रोमन भाषा है, इसको बोलेंगे माध्यमिक अवस्था। क्या बोलेंगे? माध्यमिक अवस्था। अब ध्यान देना, 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस और 17 प्लस। 14 प्लस का बालक किस कक्षा में रहेगा? कक्षा 9, कक्षा 10। 15 प्लस का, 16 प्लस का कक्षा 11 और 17 प्लस का बालक किसमें रहेगा? कक्षा 12। अब ध्यान देना,
यहां से जो मेन बात बनेगी तो इसमें दो ही चीजें पूछी जाएगी। एक तो कौन सी कक्षाएं कौन कौन सी है, तो कक्षाएं कौन कौन सी है, क्लासेज कौन कौन सी है, 9 से 12, और आयु वर्ग कौन सा है, 14 टू 18, 14 टू 18 यानी टीन एज के बालक इस स्टेज में पढ़ेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व बाल्यावस्था के बालक किस अवस्था में, किस स्टेज में आएंगे नीति 2020 के अनुसार, तो आपसे पूछा जाएगा कि फाउंडेशनल स्टेज में आएंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था के बालक किस में आएंगे, उत्तर बाल्यावस्था के बालक, तो वहां पर ध्यान देना है कौन सी होगी, मिडिल स्टेज। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो किशोरावस्था के बालक है वो 2020 नीति के अनुसार किस में आएंगे, तो किस अवस्था में आएंगे, माध्यमिक अवस्था में आएंगे। तो आयु वर्ग कितना हो गया, 14 टू 18, टीनेज। तो ध्यान देना, अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं कि स्टेजेस कितनी है, स्कूली शिक्षा का वर्तमान ढांचे में कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। स्ट्रक्चर क्या है उसका, 5+3+3+4। अब यहां से प्रश्न आएगा कि प्राथमिक कक्षाएं किस अवस्था में है वर्तमान नीति के अनुसार। तो प्राथमिक कक्षाएं क्या होती है, 1 से 5 तक की कक्षाएं। तो 1 से 5 तक की कक्षाएं किस में रहेगी, आधारभूत स्टेज में, और किस में रहेगी, पेरिपोरेटरी स्टेज में, या प्रारंभिक या आरंभिक या प्रस्तावित स्टेज में रहेगी। अब आपसे पूछा जा सके कि उच्च प्राथमिक कक्षाएं किस में शामिल रहेगी, तो उच्च प्राथमिक कक्षाएं किस में शामिल रहेगी, ध्यान देना, उच्च प्राथमिक कक्षाएं किस में शामिल रहेगी, मध्य स्टेज में शामिल रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यमिक कक्षाएं किस में शामिल रहेगी, तो माध्यमिक अवस्था में शामिल रहेगी। उच्च माध्यमिक कक्षाएं भी किस में शामिल रहेगी, सेकेंडरी स्टेज में शामिल रहेगी। और माध्यमिक अवस्था का दूसरा नाम पूछा गया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट नाम पूछा गया था, क्योंकि कई बार आंध्र प्रदेश में, केरला में, वहां पर क्या करते हैं, सीधी क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं गूगल से, पेपर सेटर होते हैं। तो माध्यमिक अवस्था का दूसरा नाम पूछा गया है, वो पूछा गया है द्वितीयक अवस्था। ये नाम भी नोट कर लेना आप। सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश में नाम रखो, इंग्लिश में एक ही आएगा, सेकेंडरी स्टेज। पहला स्टेज कौन सा है, फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा पेरिपोरेटरी, तीसरा मिडिल स्टेज, और चौथा कौन सा है, सेकेंडरी स्टेज। अब ध्यान देना, सरकार ने एनईपी 2020 में इन स्टेजेज में कौन कौन से विकास के आयाम निर्धारित किए हैं उसकी चर्चा हम एक स्लाइड के माध्यम से करेंगे। और उस स्लाइड से हर बार पर्सन्स आए और है जैसे के जैसे उठा करके पूछे, सी टेट में, केरला टेट में, आंध्र प्रदेश टेट में, तमिलनाडु टेट में। मैं रोजाना कहता हूं कि आप उत्तर भारत के राज्यों के बजाय जो दक्षिण भारत के राज्य, वहां के पात्रता परीक्षाओं के पेपर सोल्व कीजिए, वहां से सीधे सीधे पात्रता परीक्षाओं में क्वेश्चंस उठ करके आते हैं। तो मैं मेरी स्लाइड ले रहा हूं। किससे में रहेगी, आग लगा दूं क्यों, 3 नंबर पर है ना, इन सेव कर ली मैं। ये स्लाइड है जो सीधी एनईपी की पुस्तिका से उठाई गई है आपके लिए। हम निरंतर एक समर्थित सामग्री को इकट्ठा करने में लगी रहती है हमारी टीम। तो ये फाउंडेशनल स्टेज में विकास के जो लक्ष्य हैं, प्रीपेरेटरी स्टेज में और मिडिल स्टेज में। तो फाउंडेशनल स्टेज में बोल रहा हूं आपको, फाउंडेशनल स्टेज है वो कौन सी है, जिसमें कौन से कक्षाएं शामिल होगी, 3 से किस आयु वर्ग के बालक, 8, और प्रीपेरेटरी में 8 से 11, और यहां पर क्या शामिल होंगे, 11 से 14। अब ध्यान देना, जो फाउंडेशनल स्टेज पर जो विकास के आयाम निर्धारित किए गए, मैंने कहा था कि फाउंडेशनल स्टेज है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण नींव है। यहां से मानसिक विकास, शारीरिक विकास की क्या रहती है, तीव्रता, गति तीव्रता अधिकतम देखी जाती है।
मनोविज्ञान के सिद्धांतों में। तो ध्यान देना, जो फाउंडेशनल स्टेज के जो विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं एनईपी 2020 में, वो उन्हीं चीजों से संबंधित है। जैसे शारीरिक विकास से संबंधित गतिविधियां होगी, बालकों को खिलौनों के साथ में खिलाया जाएगा। वैसे भी आपने कई बार सामान्य से प्रश्न पढ़े होंगे कि पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था कहते हैं। तो ECCE किस पर आधारित होगी, खिलौना आधारित होगी, और बालकों को एक बगीचे की भांति उछल कूद करवाई जाएगी। जिस तरीके से बालक क्या घूमते हैं, किसी बाग बगीचे में जाते हैं तब वो क्या घूमते हैं, उछल कूद करते हैं, तो वैसे इसको स्वतंत्र रूप से उछल कूद करने के लिए क्या दिया जाएगा, खुला स्पेस दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारी बाल वाटिकाएं सर्जित की गई है, आंगनबाड़ियों को भी क्या रूप दिया जा रहा है, इसी तरीके का रूप दिया जा रहा है कि बालक एक क्या समझे, कक्षा रूम को एक बगीचे की भांति समझे। तो इससे क्या होगा, शारीरिक विकास। किस पर ध्यान दिया जाएगा, शारीरिक विकास पर। दूसरा, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, बालकों का सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास हो। अब ध्यान देना, नैतिक विकास आप कहते हो कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के बालक का नैतिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं एक अक्सर छोटी सी बात करता हूं कि बच्चों के नेगेटिव विकास पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी पड़ोसन है, वो आपके क्या मांगने के लिए आई, मट्ठा या छाछ मांगने के लिए आई, और आपने छाछ के होते हुए भी आपको ने उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। कि आप छोटे बालक को कहते हो कि आंटी जी को कह दो कि आज क्या है, मट्ठा घर पर नहीं है, या हमने बिलोना या नहीं किया है। तो इससे बालकों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नैतिक विकास की आदतें हैं वो यहीं से विकसित होती है। कि मम्मी भी झूठ बोलती है तो मैं क्या करूं, मैं भी झूठ बोल सकती हूँ। और दूसरी बात होता है कि कई बार हमारे फोन आता है तो हम किस छोटे बच्चे को फोन लगा करके दिखा देते हैं कि पापा घर पर नहीं है या अंकल जी घर पर नहीं है। तो इससे बालकों का नैतिक विकास प्रभावित होता है। तो बालकों को ऐसी कोई अवस्था नहीं प्रदान की जाए जिससे नकारात्मक नैतिक विकास विकसित हो। सामाजिक, भावनात्मक और अब अगला है संज्ञानात्मक विकास, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि बालक का 6 वर्ष की आयु तक कितना विकास हो जाता है, मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। तो उसको इतना माहौल देना है कि बालक क्या सीखे, मानसिक संक्रिया या मानसिक उथल पुथल पैदा हो, या बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होती रहे। अब बालकों में क्या करनी है, भाषा और साक्षरता का विकास करना है। अब ध्यान देना, भाषा का विकास कैसे करेंगे, हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, जैसे एक बार क्वेश्चन भी आया सीटेट पे कि बालकों में भाषा का विकास कैसे करेंगे, इसको लेकर के, क्योंकि पात्रता परीक्षाओं में और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अनुप्रयोगात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पर अप्लाइड करना है इन चीजों को। तो एक साधारण सा कथन था कि किसी बालक के दादाजी क्या है, स्कूल में आए हैं, तो अध्यापक क्या कहेंगे, तो उसको लेकर के था कि रमेश तेरे दादा आए तुमसे मिलने, रमेश आपके दादाजी आए। तो ऐसे हमें भाषा का विकास, क्योंकि बालक जो सुनेंगे वही बोलेंगे। तो भाषा और किसका विकास करना है, साक्षरता का विकास। साक्षरता का मतलब क्या है कि वो किताब को पढ़ सके, अक्षरों का ज्ञान हो सके। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास, बालक क्या कर सके, आकर्षित चीजों के। अब जॉन बॉबली का जब सिद्धांत पढ़ेंगे हम आबंधन का, तो बालक क्या कर सके, जो भी चीजें वास्तव में क्या करती है, आकर्षण पैदा करती है, उनका सौंदर्य बोध कर सके, और सीखने की सकारात्मक आदतें डाली जाए बालकों में। बैठने का तरीका, खाने का तरीका, मल मूत्र त्यागने का तरीका, इस तरीके की सकारात्मक आदतें हमें क्या डालनी है, बालकों में डालनी है। तो इसका लिए इसीलिए तो क्या होती है, बाल वाटिकाओं में कोई किताब नहीं होती है। और मैं अक्सर बहुत सारे स्कूलों में जाता हूं कि छोटे बच्चों को क्या नहीं देते हो, गृह कार्य नहीं देते हो। तो एनईपी 2020 में यह कह दिया गया है कि कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बालकों को केवल ये माहौल देना है जिससे उनका शारीरिक विकास हो, उछल कूद करे, जिससे उनका सामाजिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो और नैतिक विकास हो, जिनसे उनका संज्ञानात्मक विकास हो, जिनसे इनका भाषा और साक्षरता का विकास हो, जिससे उनके सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास हो, जिससे उनमें सकारात्मक सीखने की आदतें विकसित हो। अब ध्यान देना, आगे जैसे ही कक्षा 3 में जाएगा, कौन सी स्टेज शुरू हो जाएगी, प्रिपैरेटरी स्टेज, जिसको हमने क्या बोला था, क्या बोला था, प्रारंभिक या आरंभिक या शुरुआती या प्रस्तावित अवस्था। अब ध्यान देना, यहां से शुरू होगी भाषा 1 और भाषा 2 का विकास, फिर गणित का विकास,
फिर हमारे आसपास की दुनिया का विकास, फिर नृत्य कला का विकास, दृश्य कला का विकास, संगीत का विकास, नाट्य कला का विकास और शारीरिक शिक्षा। हाँ, जो प्रीपेरेटरी स्टेज है जिसमें कक्षाएं 3, 4 और 5 शामिल होती है, उसमें हम कौन कौन से आयामों का विकास करेंगे वो एनईपी 2020 में लिखा है। भाषा एक हमारे राजस्थान में सामान्यतः कौन सी चलती है? हिंदी। कौन सी चलती है? हिंदी। और भाषा 2 में अंग्रेजी। यदि हम दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करें, क्योंकि ये राजस्थान में तो लागू नहीं है, तो वहां पर क्या होगी? तमिलनाडु में तमिल हो जाएगी फर्स्ट भाषा, और सेकंड भाषा कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी, कोई आधुनिक भाषा। अब गणित का विकास, हमारे आसपास की दुनिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। तो ये एकीकृत उपागम है जिसमें हम पर्यावरण, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे आसपास की दुनिया, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं? हमारी आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं? EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज। और ये भी पूछी गई है EVS की फुल फॉर्म भी, रीट लेवल फर्स्ट में, EVS, ये EVS सब्जेक्ट। फिर बालकों में नृत्य कला का विकास करना, बालकों में दृश्य कला का विकास करना, बालकों में संगीत का विकास करना, नाट्य कला का विकास करना और शारीरिक शिक्षा का विकास करना। ध्यान देना, शारीरिक शिक्षा या खेलों की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा किस अवस्था से शुरू होती है? बहुत बार प्रश्न आया है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना कि एनईपी 2020 के अनुसार शारीरिक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत किस अवस्था से होगी? शारीरिक यानी फिजिकल एजुकेशन की। ये शारीरिक विकास के छोटे छोटे पदों पर ध्यान दे रहे थे। किस स्टेज से शुरू होगी? प्रीपेरेटरी स्टेज, जिसको बोलेंगे आरंभिक या प्रारंभिक या प्रस्तावित या शुरुआती अवस्था। तो ये ध्यान दे लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत कहां से होती है? अब ध्यान देना, नाट्य कला, संगीत और दृश्य कला, ये क्या पढ़ाएंगे हम? विषयों के साथ में समन्वित करके पढ़ाएंगे। जैसे मान लिया जाए कोई कक्षा में पर्यावरण पढ़ा रहा है कोई बालक छात्रों को, तो मान लिया जाए किसी वहां पर स्थानीय कोई कल्चर का, कोई नृत्य का क्वेश्चन आ गया, तो आपने घूमर घाल के बता दिया। मतलब पर्यावरण पढ़ाते पढ़ाते ही आपको क्या करना है? घूमर घालना है। और ये आना चाहिए। कक्षा में एक अच्छे अध्यापक की भूमिका होती है कि वो प्रत्येक कला में क्या हो? निपुण हो। संगीत, जैसे मान लिया जाए कोई पाठ चल रहा है और बीच बीच में गुनगुना दिया थोड़ा बहुत, तो ये क्या होती है? एक शिक्षक की कला होती है गुनगुनाना बीच में। दृश्य कला, दृश्य कला का मतलब क्या? आप चित्रकारी में भी अव्वल रखोगे। अब ध्यान देना, मिडिल स्टेज जो कक्षा 6, 7 और 8 की बात कर रही है, वहां पर जो निर्धारित किए गए विकासात्मक आयाम, उसमें साहित्यिक R1, साहित्यिक R2 और साहित्यिक R3। ये क्या है भाई? घालमेल। तो R1 का मतलब यह है कि पहली भाषा का साहित्य, पहली भाषा का साहित्य। तो पहली भाषा राजस्थान में कौन सी होगी? हिंदी। दूसरी भाषा का साहित्य, दूसरी भाषा वही होगी अंग्रेजी। और तीसरी भाषा का साहित्यिक ज्ञान यानी थर्ड लैंग्वेज। और राजस्थान में मुख्य रूप से 3 भाषाएं चलती है, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। और अजमेर के कुछ एक स्कूलों में सिंधी भाषा भी है, क्योंकि वहां पर सिंधियों की जनसंख्या क्या है? ज्यादा है थोड़ी बहुत। तो यहां पर कौन कौन सी भाषा हो सकती है? संस्कृत, अमित शाह की भाषा में बोलूं तो संस्कृत। अब ध्यान देना, यहां पर उर्दू और कौन सा है? पंजाबी। ये राजस्थान में चलती है। जो पंजाब से टच भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वहां पर थर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? पंजाबी होती है। तो यदि आप ध्यान देना, वहां पर जब हम कहाँ जाएंगे? द्रविड़ के स्टेटों में जाएंगे या दक्षिणी भारत में जाएंगे, तो वहां पर तमिल हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है और कोई अन्य भाषा, हिंदी तीसरी भाषा के रूप में हो सकती है। वहां ध्यान देना, जो दक्षिणी भारत में होते हैं ना, वहां पर हिंदी किस रूप में पढ़ाई जाती है? तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। पहली भाषा क्या होगी? वहां की स्थानीय भाषा होगी। दूसरी भाषा कौन सी होगी? कोई आधुनिक भाषा होगी। और तीसरी भाषा कौन सी होगी?
वह भाषा जिसका ज्ञान क्या है हमें आवश्यक है, कोई भी लागू कर सकती है। तो द्रविडियन स्टेट है या जो दक्षिण भारत के जो सदर्न साइड के स्टेट है वहां पर, अब ध्यान देना महाराष्ट्र की बात कर लेता हूं मैं यहां पर क्योंकि नजदीक महाराष्ट्र लगता है, या गुजरात की बात कर लेता हूं। तो गुजरात में R1 कौन सी होगी? गुजराती। R2 कौन सी होगी? अंग्रेजी। और R3 कौन सी होगी? हिंदी। तो ध्यान देना, उसके बाद में हमें गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ज्ञान कराना जरूरी होता है बालकों को। तो ये 3 स्टेज पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बात क्यों नहीं की? क्योंकि आप जिस एग्जाम लेवल में आ रहे हो वो 3 लेवल है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज। इन बच्चों को आपको पढ़ाना है और यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो एक ध्यान देना कि फाउंडेशनल स्टेज पर जो शिक्षा पूर्णतः कैसी होगी? अनौपचारिक होगी। लेकिन ध्यान देना पहले होती थी कोई पाठ्यक्रम तो होगा, लेकिन ध्यान देना हमें ज्यादातर कैसा करना है? अनौपचारिक मूल्यांकन करना है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि एनईपी 2020 में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत किस स्टेज से होती है? तो 3+ आयु वर्ग के बालकों से ही क्या हो जाती है? औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अब ECCE का निर्धारित सिलेबस बन गया है और इस सिलेबस में कौन कौन से आयाम निर्धारित किए गए हैं जिनका विकास करना है? शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा और साक्षरता का विकास, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास और सीखने की सकारात्मक आदतें, ये इस सिलेबस में शामिल होगी। या इनके विकास के आयामों का विकास क्या करना होगा? अपेक्षित होगा एक अध्यापक के लिए, ताकि बालक का क्या हो सके? सर्वांगीण या होलिस्टिक या 360 डिग्री विकास हो सके या चहुमुखी विकास हो सके। तो धन्यवाद। आप अपने चहुमुखी विकास के लिए, अपने परिवार के चहुमुखी विकास के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।